नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक बड़ाचार्य। स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव जीतने वाले सांसदों ने अब इस्तीफा दे दिया है। अब इस्तीफा देने वालों में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, सांसद गोमती साय शामिल है और दोनों को इस्तीफा देने के लिए संगठन की ओर से निर्देश मिले थे। इस्तीफा देने वाले इन नेताओं को प्रदेश की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने को कहा गया है। अब इसी के साथ साफ हो गया है कि प्रदेश में अरुण साव, गोमती साय, रेणुका सिंह जैसे भाजपा के सांसद विधानसभा चुनाव जीतकर अब प्रदेश की राजनीति में अहम भूमिका निभाएंगे। जाहिर है मुख्यमंत्री कोई एक बनेगा, जरूरी नहीं कि इन तीनों में से कोई सीएम बने। हालांकि अरुण साव ओबीसी वर्ग से नाता रखने वाले छत्तीसगढ़ में बड़े नेता के तौर पर उभरे। उनके नेतृत्व में भाजपा को अप्रत्याशित जीत भी मिली है, इसलिए उनका मंत्री बनना तय माना जा रहा है। दूसरी तरफ विष्णुदेव साय और रेणुका सिंह आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले ऐसे नेता हैं जो सीएम की रेस में शामिल माने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी रेणुका सिंह को यदि मुख्यमंत्री बनाती है तो आदिवासी महिला को मुख्यमंत्री बनाने का क्रेडिट लोकसभा के चुनाव में काम आ सकता है। चर्चा यह भी है कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी भी किसी एक चेहरे को डिप्टी सीएम बना सकती है। आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए आदिवासी समुदाय और ओबीसी वर्ग ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए सीएम और डिप्टी सीएम इन्हीं समुदाय से हो सकते हैं। इन दो दिग्गजों के बीच सत्ता की शक्ति का बंटवारा भाजपा को लोकसभा में कमल खिलाने में काफी मददगार साबित हो सकता है। वही गोमती साय को संगठन में कोई भूमिका मिल सकती है, ऐसा माना जा रहा है। आज इन्हीं जीते हुए सांसदों की भूमिका पर चर्चा करेंगे। निश्चित रूप से ये फिर से मैं कहता हूं, कुशासन करने वाली भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार का सुपड़ा साफ जनता ने किया, मतदाताओं ने किया। इन जागरूक मतदाताओं का मैं वंदन अभिनंदन करता हूं और इनमें बड़ी अपेक्षा और आशा है कि अब भाजपा आएगी और मुख्यमंत्री आएंगे और प्रदेश में बहनों की सुरक्षा, शांति और विकास की नई गाथा होगी। नौजवानों को रोजगार मिलेगा, किसान स्वावलंबी होंगे। इन सब चीजों को लेकर चर्चा तो है कि मुख्यमंत्री अच्छे हों, बढ़िया हों। भाजपा लोकतांत्रिक ढंग से सभी काम करती है। विधायक दल की बैठक होगी, उसमें विधायक दल का नेता बनेगा और वही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। बस थोड़ा इंतजार और है। जनता की पूरी अपेक्षाएं होंगी, पूर्ण होंगी। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को जनादेश मिला है तो उनको उनकी सरकार की अपनी प्राथमिकताएं होंगी। अब किस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छत्तीसगढ़िया नागरिक होने के नाते हम सब तो मांग करेंगे कि जो छत्तीसगढ़िया परंपरा है, हमारी अस्मिता है, उसको आगे बढ़ाया जाए, उसको राजनीति से अलग किया जाए। अब किसे मुख्यमंत्री बनाना है, किसे नहीं बनाना है, ये भारतीय जनता पार्टी का अपना उनका विषय है। उनको बहुमत मिला है, लेकिन अपेक्षाओं के अनुरूप जिस वर्ग ने उनके ऊपर ज़्यादा भरोसा किया है उस वर्ग के लोगों को अवसर देना चाहिए। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ रहे हैं रवि ग्वालानी साहब। सर बहुत बहुत स्वागत। प्रवक्ता है। और वही डॉक्टर किरण बघेल भाजपा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिल पांडे वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले रवि गिलानी जी आपके पास, ग्वालानी जी आपके पास आना चाहूँगा, क्योंकि चुनाव हो चुके हैं, नतीजे आ चुके हैं, सेहरा बंध चुका है, लेकिन अब समय आ चुका है उपहार बांटने का। और उपहार बांटने की हायरार्की में सबसे ऊपर आते हैं सीएम। तो कांग्रेस किस दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि परंपराओं की बात हो रही है तो लेकिन जाहिर तौर पर 6 महीने बाद लोकसभा चुनाव है और बात यह भी हो रही है कि क्या रमन सिंह अभी भी रेस में है? देखिए अभिषेक जी, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बधाई दूंगा कि उनकी सरकार आई है हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में। जनता ने उनके ऊपर पूर्ण विश्वास किया है, तो मुझे उम्मीद है कि जनता को जो उन्होंने वादे किए हैं, जो उनकी घोषणाएं हैं, वो उसके ऊपर खरा उतरेंगे। पहली बात। दूसरी बात, जैसा कि अभी आप कह रहे थे कि कई सारे सांसदों के इस्तीफे ले लिए जा चुके हैं, तो बातें तो ऐसी चल रही हैं, हर तरफ चर्चाएं हो रही हैं कि कहीं ना कहीं जो सांसद इस्तीफा दे रहे हैं उनमें से कोई मुख्यमंत्री बनेगा। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी रहे हैं, उनका नाम भी स्वाभाविक तौर पर आ रहा है। और हम तो ये तक सुन रहे हैं कि शायद दो उप मुख्यमंत्री रहेंगे। आप अभी एक उप मुख्यमंत्री की बात कह रहे थे, लेकिन ऐसी चर्चाएं जोरों पर है कि 2 उप मुख्यमंत्री रहेंगे। तो 2 उप मुख्यमंत्री, 90 विधानसभा सीटें हैं हमारे यहाँ पे। ये इस तरह की बातें अपने आप में ये बात बता रहा है कि कहीं ना कहीं इनके भी जो छत्रप है, जो इनके बड़े नेता हैं, उनमें आपसी रंजिश शुरू हो चुकी है। सबको अंदर आ चुका है कि मुझे पावर चाहिए, मुझे पावर चाहिए। जैसा कि कांग्रेस में था, परंपरा आपने शुरू करी थी टी.एस. सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बना के, तो जैसा आपकी पार्टी में रहा है, आपको लगता है वैसी हालात बीजेपी में भी है?
देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि ऐसे कोई हालात हमारे यहाँ थे। हमारे यहाँ पे एक उप मुख्यमंत्री बने थे, क्योंकि हमारे समय में अगर 5 वर्ष पहले देखेंगे तो बाबा साहब नेता प्रतिपक्ष थे, भूपेश बघेल जी उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे। रवि गिलानी जी, अगर ये बात आप चुनाव से पहले, नतीजों से पहले कहते हैं तो अच्छा भी लगता है, लेकिन जब सरगुजा की 14 से 14 सीटें आप हार जाते हैं, आपके पार्टी के उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता, तो क्या अब भी आप यही कहेंगे कि कोई और अमरजीत भगत ने तो खुद आके मीडिया के सामने बयान दे दिया, बोला कि आपस में एक दूसरे को निपटाने के चक्कर में सब निपट गए, ये अमरजीत भगत का बयान है। मैं हमारी हार स्वीकार कर रहा हूं। जनता का जनादेश को हम स्वीकार करते हैं। निश्चित कुछ कमियां हमारे अंदर रही है, शायद हमारे बड़े नेताओं में कुछ आपस के तालमेल में कुछ गड़बड़ रही है, कुछ हमने जो अपनी बातें कही, जो हमने की, वो जनता तक हम पहुंचाने में असमर्थ रहे। शायद कुछ भारतीय जनता पार्टी के वादे जो इन्होंने किए वो फैक्टर चला। ये तीनों चारों फैक्टर सब एक साथ चले हैं। राजनीति में चुनाव हार जीत के पीछे कोई एक फैक्टर नहीं होता है अभिषेक जी, बहुत सारे समावेश बनते हैं, तब ये परिस्थितियां बनती है। हाँ, हमारे अंदर कुछ कमी रही होगी, तभी हम आज विपक्ष में आ गए हैं, ये मैं मान रहा हूं। लेकिन बीजेपी के अंदर अंतरकलह शुरू हो चुकी है, वो दिख रही है, क्योंकि 2 उप मुख्यमंत्रियों की बात आना, और इन्हीं के नेता कह रहे हैं कि भाई, कहीं कह रहे हैं अरुण साहू जी को मिलना चाहिए, कोई कहते हैं रेणुका सिंह जी को मिलना चाहिए। बहरहाल ये इनका विशेष अधिकार है। हम तो यही उम्मीद करेंगे जल्द से जल्द मुख्यमंत्री बैठे। धान खरीदी शुरू हो चुकी है, इन्होंने वादा किया था 3100 रुपए में धान खरीदी, उस पर भी आएंगे। किरण जी, कर रहे हैं। पार्टी आपकी जीती है, बहुत ही चुनौतीपूर्ण माना जा रहा था छत्तीसगढ़ में चुनाव, लेकिन से बीजेपी को विक्ट्री मिली है छत्तीसगढ़ में। लेकिन अब जब सांसदों का इस्तीफा हो चुका है तो चर्चा यही है कि किसको प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही साथ बात यह भी है कि माना जा रहा है कि इस जीत में लोकल लीडरशिप से ज्यादा सेंट्रल लीडरशिप का हाथ रहा। आपकी पार्टी के नेताओं ने भी जीत के बाद ये कहा, तो ये मान लेते हैं कि आपके छत्तीसगढ़ में कितने भी बड़े दावेदार क्यों ना हो सीएम के, आखिरी फैसला ऊपर से आएगा। किरण जी, जी बोलिए। किरण जी, आपके ऑडियो में कुछ समस्या आ रही है, टीम उसे देख रही है क्या करना है। मैं आपके पास किरण जी वापस आऊंगा, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। अखिल पांडे जी, काफी सारी चर्चाएं हैं, क्या फैक्टर्स हैं जो सबसे ज्यादा इन्वॉल्व रहेंगे छत्तीसगढ़ में बीजेपी के लिए सीएम का चेहरा चुनने के लिए? क्योंकि जाहिर तौर पर एक बात है कि लोकसभा चुनाव है सामने, दूसरा ये है कि क्या रमन सिंह को दोबारा क्या वरिष्ठता को आधार बनाएगी बीजेपी, या फिर एक नया चेहरा लेकर आएगी, या फिर जो सांसद जिनका एक तरह से डिमोशन ही कहते हैं इसे कि विधायक का चुनाव लड़े, अब जीत के बाद जो जीत मिली है उसके बाद उन्हें महत्वपूर्ण पद दिए जाएंगे। और इन महत्वपूर्ण पदों में कौन ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है? अरुण साहब नजर आ रही है, रेणुका जी नजर आ रही है, या बृजमोहन अग्रवाल भी है, या कुछ और भी नाम है जो आप कहना चाहेंगे जिन पर आपको लगता है कि उन्हें प्राथमिकता दी जा सकती है? अखिल जी। अच्छा जी, नमस्कार। नमस्कार। देखिए, मुख्यमंत्री को लेके जो चर्चा हो रही है वो आला कमान लेवल में कहें या दिल्ली स्तर पे चर्चा हो रही है। सारा जो नेशनल मीडिया इसको लेके जिस तरीके से फोकस्ड है वो देखने वाली बात है। ये मामला जो है छत्तीसगढ़ स्तर का नहीं है, लेकिन हम देखेंगे कि जिस तरीके से जो क्रोनोलॉजी है, आप देखिएगा कि हमने जिस तरीके से ओम माथुर जी जो प्रदेश प्रभारी हैं उनसे हम जब चर्चा करते थे तो सबसे पहला सवाल ये आता था कि सारी बातें, सारी लीडरशिप हो गई, चाहे भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ सारी जो बातें हैं उसको लेके आप सब चीज लेके आ जाएंगे, लेकिन धान के समर्थन मूल्य को लेकर किस तरीके से आपका स्टैंड रहेगा, ये हम लोग बात करते थे। तो उनका साफ कहना होता था कि धान के समर्थन मूल्य को लेके हम कोई अच्छा डिसीजन लेने जाएंगे करके। और ये घोषणा पत्र जब जारी हुआ बीजेपी का, तो ये चीज सामने भी आई कि जिस तरीके से उन्होंने 3100 रुपया क्विंटल जो धान का समर्थन मूल्य अचानक से जो लेके आया, वो एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। इसी तरीके से ओम माथुर ने यह संकेत दिया था कि कोई चौंकाने वाले नाम होंगे सीएम को लेके, उन्होंने कहा था।
तो इसको लेकर जो आम लोगों में जो पत्रकारों में बोलिए या फिर बुद्धिजीवियों में या जो राजनीतिक पंडित है वो ये अनुमान लगा रहे हैं कि ओम माथुर के इस बात में कहीं ना कहीं कोई संदेश चलिए अखिल जी की आवाज आ नहीं रही है, एक बार फिर से उन्हें रिकनेक्ट करेंगे। चलिए किरण जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी जी भाई साहब, अभिषेक जी पहुंच रही है जी। किरण जी, बहुत सारे नामों पर चर्चा हो रही है, लेकिन बात हो रही है कि अरुण साहब या रेणुका सिंह प्राथमिकता में कौन आया, क्योंकि माना यह जा रहा है कि वैसे तो सेंट्रल लीडरशिप का बड़ा रोल है, लेकिन अरुण साहब का भी ज़्यादातर सीटों पर इन्फ्लुएंस रहा है और जो बीजेपी ने जीत दर्ज की है उसमें। तो क्या लग रहा है बीजेपी में, आपकी पार्टी में इस वक्त क्या स्थिति है, क्योंकि सभी के मन में ये चर्चा तो है कि कौन सीएम बन सकता है, आपको क्या लग रहा है? सबसे पहले अभिषेक जी, मैं रवि भाई को धन्यवाद कहना चाहूंगी जिन्होंने हमारे सरकार बनने पर बधाई दी। साथ ही साथ में छत्तीसगढ़ की जनता का भी मैं कोटि कोटि आभार धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता ने भाजपा पे भरोसा दिखाया और अच्छे बहुमत के साथ हमें वापस सत्ता पे बिठाया है। रही बात मुख्यमंत्री पद की, तो अभिषेक जी ये भाजपा भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और यहाँ पे कलेक्टिव निर्णय लिया जाता है। संगठन की बात करें हम तो डिसिप्लिन और संस्कारों वाली पार्टी है और कहीं ना कहीं विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि कौन होगा अगला मुख्यमंत्री। और हमारे पास नेताओं की फौज है, एक से एक योग्य नेता हैं और जो कहना चाहिए कि हम जो हमारी जो कैडर बेस्ड पार्टी, जैसे कि यहाँ पे एक बूथ अध्यक्ष अमित शाह जी बूथ अध्यक्ष रहे हैं, वो जब गृह मंत्री बन सकते हैं और एक चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। तो भाजपा की एक खूबसूरती है, लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ पे एक छोटा सा कार्यकर्ता भी इतने शीर्ष नेतृत्व तक पहुँच सकता है। तो क्योंकि हमारी कैडर बेस्ड पार्टी है तो हमारे पास बहुत सारे नेताओं की फौज है और योग्य लोगों की फौज है। तो ये हमारी पार्टी और हमारे विधायक दल के नेता तय करेंगे कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। किरण जी, क्या लगता है क्या काफी आसान होने वाला है, क्योंकि इस चुनाव में आपने बड़ी संख्या में जो प्रत्याशी उतारे थे चुनाव में वो बदले गए हैं और जो नाम आए हैं चुन के वो सेंट्रल लीडरशिप से आए हैं, तो क्या लग रहा है कि जो भी नाम चला जाएगा उसको लेकर कुछ खास जो है, क्योंकि जाहिर तौर पर अगर बड़े दिग्गज नेता हैं आपकी पार्टी में तो उनके समर्थक भी बड़ी संख्या में और वो चाहेंगे कि उनका जो नेता है वो चीफ मिनिस्टर बने, लेकिन इन हालातों में जब ज़्यादातर जो नए प्रत्याशी है वो जीते हैं तो आपको लगता है काफ़ी आसान होने वाला है? अभिषेक जी, जैसे मैंने कहा ये सिर्फ नए बहुत सारे नाम नहीं बदले गए, आप देख सकते बहुत सारे पुराने चेहरों को भी टिकट दी गई। साथ ही साथ समावेश रहा महिलाओं का, अनुभवियों का और नए चेहरों का, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हमारी पार्टी ने डेफिनेटली इस बार किया है जिसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया है। रही बात पुराने नेताओं की, तो जाहिर सी बात है जो पुराने अनुभवी चेहरे रहते हैं उनका एक लंबा उनकी एक टीम रहती है, उनके प्रशंसक रहते हैं। तो चूंकि मगर हमारी पार्टी अगर देखिए, अगर अभी कांग्रेस की बात करें तो 2.5 साल का फॉर्मूला वाली बात चली और लोग भर भर के विधायक जाते थे और छत्तीसगढ़ डोल रहा है और छत्तीसगढ़ अड़ा के नारे लगते थे। अभी तक मुझे लगता है अगर कांग्रेस होती तो बहुत कुछ हो सकता था, मगर हमारी पार्टी देखिए डिसिप्लिन और संस्कारों वाली पार्टी, आज भी हमारे सारे विधायक अपने निवास स्थल पे है और कोई भी आप ऐसी कोई घटना या ऐसे कोई सर्कमस्टेंसेस नहीं देख रहे जिसमें विरोधाभास की स्थिति नजर आए। तो मुझे लगता है बहुत शांति प्रिय ढंग से हमारे विधायक दल की बैठक बनेगी और हमारे जो शेष नेतृत्व है या केंद्र नेतृत्व जो निर्णय लेगा उसका सर्वसम्मति से पालन किया जाएगा और छत्तीसगढ़ के बहुत ही योग्य मुख्यमंत्री बहुत जल्दी। रवि गिलानी जी ये कह रहे हैं कि बीजेपी उप मुख्यमंत्री बनाने जा रही है, 2-2 जैसे यूपी में है यहाँ पे भी होने वाला है, तो यही कह रहे हैं कि 90 सीटों वाले विधानसभा में 2 मुख्यमंत्री, मतलब यही हुआ कि कहीं ना कहीं खेमेबाजी चल रही है पार्टी के अंदर? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या आपको ऐसा होता हुआ लग रहा है कि ऐसा हो सकता है कि आप भी उप मुख्यमंत्री लेके आए? अभी फिलहाल 90, अभिषेक जी फिलहाल 90 सीट है, अभी परिसीमन होने वाला है और कहीं ना कहीं ये सीटें बढ़कर 100 के पार जाने वाली है। तो निश्चित तौर पर संख्या बढ़ने वाले हैं, विधानसभा बढ़ने वाले हैं, तो अगर 2 से डिप्टी सीएम की नियुक्ति होती तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई बुराई है। और क्योंकि छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है और
जो क्रिया प्रक्रिया है वो भी बहुत बढ़ती लेकिन जा रही है। तो आपकी पार्टी ने लगातार आरोप लगाए, जब टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाया गया, आपकी पार्टी ने लगातार आरोप लगाए कि उन्हें कॉन्सोलेशन प्राइज दिया जा रहा है, वो खुश नहीं है। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि कैबिनेट में मंत्री इसीलिए होते हैं, अगर बहुत सारी सीटें, बहुत सारी जिम्मेदारी है। स्थिति देख लीजिए, इनके उप मुख्यमंत्री पद का नव सृजन किया गया जब साफ तौर पे टीएस सिंहदेव जी ने अपनी सार्वजनिक जगह पे नाराजगी दिखाई, कहीं ना कहीं उन्होंने इस्तीफा दिया और बहुत सारे सार्वजनिक जगह पे उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की। तो कहीं ना कहीं जब गुटबाजी चरम पे आने लगी तो इनको सत्ता शासन के बीच में, कार्यकाल के बीच में इसके पद की नव सृजन किया गया और नियुक्ति की गई। जबकि हमारे यहाँ अगर ऐसा हो रहा है, अभी तो इसकी हम गारंटी नहीं ले सकते सचमुच ऐसा होने वाला, अगर एक आयास लगाए जा रहे हैं, अगर ऐसा होता भी है तो आप देख सकते हैं ये गवर्नमेंट फॉर्मेशन के पहले हुआ जा रहा है। तो इसमें गुटबाजी वाली बात तो कोई है नहीं। आप इनके साथ तो देखिए, अगर डिप्टी सीएम का पद का नव सृजन करना था या इनकी नियुक्ति की जानी थी तो सत्ता बनने के बाद, सरकार बनने के बहुत पहले नियुक्ति की जानी चाहिए थी। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि अचानक कार्यकाल के बीच में इनकी नियुक्ति, इसमें विरोधाभास बात आती है। और गुटबाजी की बात करें तो हम तो सरकार सत्ता शासन आने के पहले ही इसकी बात चल रही है, तो मुझे नहीं लगता इसमें गुटबाजी की कोई बात है। ठीक है, रवि गिलानी जी। अभिषेक जी, आपने एक प्रश्न पूछा हमारी बहन डॉक्टर किरण बघेल जी से, उन्होंने उसका स्पष्ट उत्तर नहीं दिया, लेकिन मैं देता हूं। अभी जिस प्रकार से टिकटें बटी है भारतीय जनता पार्टी में, यहाँ की लोकल लीडरशिप की नहीं चली है, और जो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या जो भी इनका मंत्रिमंडल बनेगा उसमें भी यहाँ की लोकल लीडरशिप और विधायकों की नहीं चलने वाली है। जो फरमान, जो चीजें दिल्ली में मुख्यालय से तय होंगी उसके ऊपर इनका विधायक दल जो है वो मोहर लगाएगा। ये साफ दिख रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से अमित शाह जी का दौरा चला, माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा चला, बाकी लोग आए, इनके बाकी प्रभारी आए, सबके स्टेटमेंट्स अगर आप सुनेंगे तो लोकल लीडरशिप के ऊपर इनको भरोसा नहीं था। हर चीज जो है वो दिल्ली से तय हुई है, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि 15 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तो रमन सिंह जी चेहरा थे, मुख्यमंत्री रहे, कभी भी उप मुख्यमंत्री की बात नहीं आई है। लेकिन आज पहले दिन से एक उप मुख्यमंत्री, कभी 2 उप मुख्यमंत्री, ये सारी बातें जो चल रही है कहीं ना कहीं इस बात का है कि इनकी जितने भी स्टेट लीडरशिप है ये सबको कहीं ना कहीं एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, इनके हिसाब से आपस की सारी रवि गिलानी जी, 2018 में जब कांग्रेस जीती 15 साल के बाद, तो 4 नाम तो कांग्रेस के पास भी थे। मंच पे से एक लिफाफा खुला और उसमें नाम लिखा भूपेश बघेल का, और फिर हमने देखा किस तरह से वहां पर जो दूसरे नेताओं के समर्थक थे वो आपस में वहीं पर मारपीट करने लग गए, वहां पे हो हल्ला मच गया। देखिए, मारपीट और हल्ले वाली बात तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि ऐसा कोई चीज मेरे ध्यान में नहीं है कि मंच पे ही हल्ला हुआ। मैं खुद राजीव भवन में उस समय था, ऐसी कोई घटना उस समय मंच पे तो नहीं हुई थी। मंच पे नहीं, मंच से अनाउंस हुआ था, बाहर हो रहा था ये सब। नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं थी, हम सब जश्न मना रहे थे, मैं खुद था, ऐसी कोई जानकारी मेरे नजर में नहीं है। आपके नजर में होगी तो अलग बात है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द मुख्यमंत्री डिसाइड करे। जनता देख रही है, किसान को विश्वास है आपके ऊपर कि 3100 रुपए उनको मिलेगा। रवि गिलानी जी, आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो है डिसाइड किया जाएगा कि फिलहाल छत्तीसगढ़ का सीएम कौन होगा? बिल्कुल हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी में तो बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती रही हैं जो कोई सोच नहीं सकता, अचानक से चीजें आ जाती हैं। तो इनका शीर्ष नेतृत्व क्या सोच रहा है वो मेरे से ज्यादा बेहतर तो डॉक्टर किरण बघेल बताएंगी। हम तो इतना उम्मीद करेंगे, आपने जो वादे किए हैं उसका अमल तो शुरू ये करिए। आपके लिए भी चिंता नहीं बढ़ाती है रवि गिलानी जी कि पिछली बार जब बीजेपी बुरी तरह से हारी थी 2018 में, उसके बावजूद भी 9 सीटें जीत गई लोकसभा में, और अब आपकी पार्टी की स्थिति वैसी हो गई है जैसे बीजेपी की थी, तो लोकसभा चुनाव आपके लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है इन हालातों में? देखिए, कोई भी चुनाव हो उसको कांग्रेस पार्टी कभी कम नहीं आती है। हर चुनाव को हम चुनौतीपूर्ण तरीके से लेते हैं और लड़ते हैं। हार जीत नेताओं के भविष्य में रहता है, ये लगा रहता है। हम फिर से इस बार लोकसभा में पूरी मेहनत करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है जो जनता ने इन्हें 5 महीने में देखेगी, कहीं ना कहीं जनता को भी समझ में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी को जो उम्मीदों से वो बिठाई है वो शायद फुलफिल नहीं हो पा रहा है, और जनता हमारे साथ आएगी, हमारे पक्ष में अखिल पांडे जी, आपने ओपी माथुर की बात कही,
अगर ओपी माथुर जी के अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि अरुण साव और रेणुका सिंह दोनों में किसका दावा ज्यादा मजबूत लगता है, क्योंकि अरुण साव समाज से एक बहुत बड़े नेता है, वही अगर रेणुका सिंह की बात करें तो ट्राइबल्स हैं और साथ ही साथ एक महिला फैक्टर भी है जिसको हम देख रहे हैं केंद्र में भी बीजेपी काफी ज्यादा प्रमोट कर रही है। तो किसका दावा इन दोनों नामों में से आपको ज्यादा मजबूत लग रहा है? बिल्कुल आपने सही कहा कि अरुण शाह और रेणुका सिंह जी जो दोनों हैं सांसद और केंद्रीय मंत्री भी हैं, रेणुका सिंह और ट्राइबल मिनिस्टर भी अध्यक्ष हैं अरुण शाह। हाँ, तो ये दोनों का दावा जो है सबसे ज्यादा पुख्ता दिखाई देता है। रेणुका सिंह जहाँ पे महिला और आदिवासी हो रही है। दूसरी बात ये है कि वो सरगुजा क्षेत्र की है जहाँ पे सबसे ज्यादा अपना भाजपा को सीटें जो है एक तरफा मिली है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि झारखंड वहां से लगा हुआ है, वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो झारखंड में जो चुनाव होगा उससे रेणुका सिंह को लेके वहां, क्योंकि आदिवासी वाला मामला जो है काफी बनता है झारखंड में, तो वो कहीं ना कहीं सियासी तौर पर यह भी फायदा। चलिए ठीक है, तकनीकी कुछ समस्या भी है और अब समय भी इजाजत नहीं देता। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर चेहरे बहुत सारे हैं और मुश्किल तब और ज्यादा हो जाती है जब अच्छे चेहरों की संख्या ज्यादा हो और बेहतर में बेहतरीन का चुनाव करना काफी मुश्किल होता है। खैर, ये तो वक्त के साथ ही स्पष्ट हो पाएगा कि बीजेपी किसे प्राथमिकता देती है। लेकिन फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।